हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। सोशियोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक प्रकारवाद का आलोचक नहीं है? आउट ऑफ द फॉलोइंग हु इज नॉट अ क्रिटिक ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म? ऑप्शन है जेफरी सी अलेक्जेंडर, एंथनी गिडेंस, आर के मर्टन, निकल्स लुहमन। इसमें जेफरी सी अलेक्जेंडर, एंथनी गिडेंस, निकल्स लुहमन ये संरचनात्मक प्रकारवाद के आलोचक हैं। जो उसमें नहीं है वो है आर के मर्टन। आर के मर्टन खुद एक संरचनात्मक प्रकारवादी हैं। इन्होंने इसके स्वरूप में थोड़ा बहुत संशोधन तो किया है, संशोधित किया है इसके रूप को, लेकिन उन्होंने आलोचना नहीं की है। बाकी सारे क्या हैं, इस संरचनात्मक प्रकारवादी के आलोचक हैं। यह तर्क किसने दिया कि न प्रकारवाद एक विकसित सिद्धांत के बजाय एक प्रवृत्ति है? Who argues that new functionalism is a tendency rather than a developed theory? वो एक टेंडेंसी है न्यू फंक्शनलिज्म। ये किसने कहा है? ऑप्शन जेफरी सी अलेक्जेंडर, टालकेट पार्सन, एमाइल दुर्खिम, रॉबर्ट मर्टन। आंसर जेफरी सी अलेक्जेंडर। जेफरी सी अलेक्जेंडर जो है वो नव प्रकारवाद के समर्थक हैं। इन्होंने कहा कि जो नव प्रकारवाद है वो कोई एक पूरी तरह से कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक बौद्धिक प्रवृत्ति है, एक इंटेलेक्चुअल टेंडेंसी है समाजशास्त्र में, एक न्यू इंटेलेक्चुअल टेंडेंसी है इन सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जेसी अलेक्जेंडर को कौन सी नव प्रकारवाद दृष्टिकोण की समस्या नहीं लगती थी? Which of the following did not seem to be a problem of the new functionalism approach according to J.C. Alexander? J.C. Alexander को कौन सी नव प्रकारवाद दृष्टिकोण की समस्या नहीं लगती है? ऑप्शन है एंटी इंडिविजुअलिज्म, विरोधी व्यक्तिवाद, संश्लेषी उपगम, सिंथेटिक अप्रोच, परिवर्तन के प्रति विरोधाभास, एंटागोनिज्म टू चेंज, विरोधी अनुभवजन्य पूर्वाग्रह, एंटी एम्पेरिकल बायस। तो जो जेफरी सी अलेक्जेंडर को न प्रकारवाद दृष्टिकोण से संबंधित कोई समस्या नहीं लगती है वो क्या है? सेकंड, सिंथेटिक अप्रोच। सिंथेटिक अप्रोच, अलेक्जेंडर ने पार्सन का जो सिद्धांत है उसमें कई कमियां देखी कि पार्सन के सिद्धांत में वो व्यक्तिवाद विरोधी था और परिवर्तन की भी उसने उपेक्षा की थी। तो जेफरी अलेक्जेंडर ने न्यू फंक्शनलिज्म का विकास करते समय जो पुराना प्रकारवाद है, संरचनात्मक प्रकारवाद, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, उसकी कमियों की ओर संकेत किया कि ये एक, इसके लिए उन्होंने एक सिंथेटिक अप्रोच को अपनाया। उन्होंने कहा कि जो सिंथेटिक अप्रोच है वो कोई समस्या नहीं है, बल्कि एक विशेषता है न प्रकारवाद की, न प्रकारवाद की विशेषता है। और सिंथेटिक अप्रोच होती क्या है, उसका क्या मतलब है कि जैसे बहुत सारे समाजशास्त्री सिद्धांत, फंक्शनलिज्म हो गया, कन्फ्लिक्ट थ्योरी, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, ये सारे, इन सभी दृष्टिकोणों को मिलाकर, इन सारी अप्रोचों को मिलाकर तो ये सिद्धांत समाज को हम पूरी तरह से समझ सकते हैं, बल्कि ना कि हम किसी एक ही सिद्धांत से समाज को समझ सकते हैं। इन सारी थ्योरी जो समाजशास्त्री सिद्धांत हैं इन सबको मिला के हम समाज को समझते हैं। इसलिए उन्होंने इस दृष्टिकोण को सिंथेसिस कहा है कि ये सिंथेसिस आवश्यक है। इसलिए उन्होंने सिंथेटिक अप्रोच को समस्या नहीं माना, बल्कि ये नव प्रकारवाद की एक विशेषता है, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष सिद्धांतकारों का मुख्य जो केंद्र बिंदु है वो कौन सा है? विच इज द प्राइम फोकस ऑफ कन्फ्लिक्ट थ्योरीज? ऑप्शन दिया है समाज स्थिर होता है, सोसाइटी इज स्टैटिक, प्रत्येक समाज परिवर्तन की प्रक्रियाओं के अधीन है, एवरी सोसाइटी इज सब्जेक्ट टू प्रोसेस ऑफ चेंज, समाज की सुव्यवस्था, ऑर्डरलाइंस ऑफ सोसाइटी, हर तत्व स्थायित्वता में योगदान देता है, एवरी एलिमेंट कंट्रीब्यूट टू स्टेबिलिटी। जो मुख्य बिंदु है संघर्ष सिद्धांतकारों का वो क्या है कि वो परिवर्तन की क्रियाओं के अधीन है, परिवर्तन के ऊपर फोकस करते हैं। तो इसका आंसर सेकंड है, प्रत्येक समाज परिवर्तन की प्रक्रियाओं के अधीन है। संघर्ष जो सिद्धांत है वो मानता है कि समाज में जो भी असमानता, शक्ति संघर्ष
के कारण समाज में हमेशा क्या होता है, परिवर्तन, निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरता है, संघर्ष से परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरता है। वो स्थायित्व पे फोकस नहीं करता बल्कि परिवर्तन के ऊपर फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक रूप से स्वीकार्य साधनों द्वारा मौद्रिक सफलता प्राप्त करने वाला व्यक्ति मर्टन के द्वारा दिए गए अनुकूलन के किस साधन का उदाहरण है? जो मर्टन ने अनुकूलन का जो व्यवहार, व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, अनुकूलन वाले साधन, सांस्कृतिक साधन का पैटर्न बताया है, उसमें कहने का ये है कि कौन सा इसका उदाहरण है कि जैसे व्यक्ति धन प्राप्त करना चाहता है, उसका सांस्कृतिक लक्ष्य है, तो उसने स्वीकृत, जो समाज द्वारा स्वीकृत साधन है उनको अपनाया है। मतलब जैसा समाज चाहता है वैसे ही समाज के अकॉर्डिंग ही उसने कार्य किया। कि जैसे धन कमाना है, उसने जो साधन होते हैं, मेहनत करो, मेहनत करके धन कमाओ, तो वो जो साधन है समाज के स्वीकार्य साधन है, तो वो कौन सा है? कर्मकांड, रिचुअलिज्म, इनोवेशन, कन्फर्मिटी, रिट्रीटिज्म। ये है कन्फर्मिटी, अनुरूपता। ये जो समाज द्वारा स्वीकार्य व्यवहार होता है, ये कन्फर्मिटी, ये जो अनुकूलन के पैटर्न, जो व्यवहार हैं मॉर्टन के द्वारा दिए गए, ये मैंने वीडियो में पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट में दिया है, तो आप प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पे इस व्यवहार के बारे में समझाया है। मर्टन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सांस्कृतिक लक्ष्य, धन, सफलता, धन जा प्राप्त करना चाहता है, कोई सफलता प्राप्त करना चाहता है, संस्था, जो समाज के द्वारा बनाए गए नियम होते हैं संस्था द्वारा, अगर वो उन्हीं साधनों का उपयोग करता है तो उसको अनुरूपता कहा जाता है। जैसे व्यक्ति, जैसे एग्ज़ाम का क्लियर करना है, ये उसका सांस्कृतिक लक्ष्य है, मतलब ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ये उसका लक्ष्य, सांस्कृतिक लक्ष्य है, तो वो मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, फिर वो एग्ज़ाम देके उस सफलता को प्राप्त करता है। साधन कौन से अपनाए उसने? जो समाज को स्वीकार्य हैं, कि मेहनत करके ही सफलता प्राप्त करना। तो वो क्या, वो कौन-सा व्यवहार कहलाता है? अनुरूपता कहलाता है, कन्फर्मिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोरेंडॉर्फ के संघर्ष के विश्लेषण में मुख्य प्रमुख तत्व कौन-सा है? व्हाट इज़ द की एलिमेंट इन डोरेंडॉर्फ एनालिसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? ऑप्शन है समाज के अंतर्गत सर्वसम्मति, कंसेंसस विद इन सोसाइटी, वर्ग चेतना एवं वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्शियसनेस एंड क्लास स्ट्रगल, आर्थिक निर्णायकवाद, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, पदों से जुड़ी हुई सत्ता, अथॉरिटी अटैच टू पोजीशंस। डोरेंडॉर्फ की बात करें, जब भी डोरेंडॉर्फ की बात आती है तो संघर्ष का विश्लेषण करते हैं, तो वो किसका मेन फोकस में लेते हैं? सत्ता को लेते हैं। आंसर इसका 4 है। रॉल्फ डोरेंडॉर्फ ने मार्क्स का जो आर्थिक निर्धारणवाद है उसको नकारा है कि संघर्ष का मुख्य कारण केवल आर्थिक संपत्ति नहीं होती, बल्कि समाज में जो विभिन्न पदों से जुड़ी हुई सत्ता होती है, व्यक्ति ऊंचे पद पे है, नीचे पद पे है, जो उसमें असमानता आती है, असमानता का जो वितरण है, वो भी एक संघर्ष का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तरीकरण के संघर्ष विश्लेषण के नियमों में से संघर्ष सिद्धांत को अमूर्त स्थापनाओं की बजाय वास्तविक जीवन पर केंद्रित करना चाहिए, ये किसने दिया है? कि द प्रिंसिपल दैट कन्फ्लिक्ट थ्योरी मस्ट फोकस ऑन रियल लाइफ रेदर देन अब्स्ट्रैक्ट फॉर्मुलेशन इज गिवन बाय। ऑप्शन है रैंडल कॉलिंस, टीवी बोटोमोर, मैक्स वीवर, आंद्रे बेथे। कि जो जब हम स्तरीकरण का, संघर्ष का विश्लेषण करते हैं, उसके जो नियम होते हैं, तो संघर्ष सिद्धांत को जो अमूर्त अवधारणाएं होती हैं उसकी बजाय हमें वास्तविक जीवन पे केंद्रित करना चाहिए, अपना ध्यान को वास्तविक जीवन पे लाना चाहिए कि वास्तविक जीवन में कैसे कैसे संघर्ष होता है। इससे संबंधित है, वास्तविक जीवन से संबंधित बात करते हैं व्यवहारिक से, रैंडल कॉलिंस। रैंडल कॉलिंस ने संघर्ष सिद्धांत को बृहद स्तर की जो अमूर्त अवधारणाएं धारणाएं हैं उनको निकालकर सूक्ष्म स्तर पर व्यक्ति के वास्तविक जीवन पर केंद्रित किया है। रैंडल कॉलिंस कहते हैं कि ये अधिक व्यवहारिक बनाने पर जोर देते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी है उसको व्यवहारिक बनाया जाए। कन्फ्लिक्ट थ्योरी मस्ट फोकस ऑन रियल लाइफ रादर देन अब्स्ट्रैक्ट फॉर्मुलेशन। अर्थात जो संघर्ष सिद्धांत है वो केवल अमूर्त सिद्धांतों तक सीमित नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन की जो घटनाएं, अनुभव होते हैं उन पे आधारित होना चाहिए। वे ये समझना चाहते थे कि लोग कैसे रोजमर्रा के जीवन में शक्ति, संसाधन, प्रतिष्ठा के लिए कैसे संघर्ष करते हैं। सर्वोपरि महत्व की आर्थिक प्रणाली जो समाज के अन्य सभी क्षेत्रों को निर्धारित करती है, के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या है?
सर्वोपरि महत्व की आर्थिक प्रणाली जो समाज के अन्य सभी क्षेत्रों को निर्धारित करती है। विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म फॉर कंसिडरिंग द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ पैरामाउंट इन इम्पोर्टेंस सच दैट इट डिटरमिन्स ऑल अदर सेक्टर ऑफ सोसाइटी। ऑप्शन है प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। तो सर्वोपरि आर्थिक प्रणाली समाज में सभी क्षेत्रों को निर्धारित करती है। जो सबसे सर्वोपरि है वो कौन सी है? फोर्थ, आर्थिक निर्धारणवाद। मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था ही समाज का मूल ढांचा होती है। अर्थव्यवस्था ही समाज के बाकी जो अन्य भाग हैं, अन्य सभी संस्थाएं हैं, धर्म, राजनीति, कानून, उन सबको निर्धारित करती है। तो मेन ढांचा क्या है? अर्थव्यवस्था। इसे आर्थिक निर्धारण निर्णायकवाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष और उत्पीड़न को किसने समाज का कुरूप चेहरा कहा है? हु हैज कॉल्ड कन्फ्लिक्ट एंड कोरेशन द अगली फेस ऑफ सोसाइटी? ऑप्शन है राल्फ डॉरेंडॉर्फ, लुइस कोजर्स, कार्ल मार्क्स, जॉर्ज होमन्स। इससे संबंधित हैं फर्स्ट रॉल्फ डॉरेंडॉर्फ। रॉल्फ डॉरेंडॉर्फ ने माना कि समाज के दो चेहरे होते हैं, एक सहमति पे आधारित होता है, दूसरा जो है उत्पीड़न पे आधारित होता है। जो उत्पीड़न पे आधारित है उसी को उन्होंने कुरूप चेहरा कहा है। कंसेंसस जो समाज का सुंदर चेहरा होता है, जो जो सबको सही लगता है, वो सुंदर चेहरा। कन्फ्लिक्ट और कोरेशन, जब समाज में कोई उत्पीड़न होता है, बलपूर्वक किसी पे नियंत्रण किया जाता है, वो समाज का कौन सा चेहरा है? कुरूप चेहरा है। तो उन्होंने कहा समाज में केवल सहमति और व्यवस्था के आधार पर ही नहीं समझा जा सकता, बल्कि समाज को अगर हमने समझना है तो उसको केवल व्यवस्था या समाज के जो अच्छे अच्छे चेहरे हैं, अच्छी बातें हैं, उसी के आधार पे नहीं समझ सकते, बल्कि उसमें होने वाला जो सत्ता पे जो सत्ता के कारण असमानता है, कन्फ्लिक्ट है, उत्पीड़न हो रहा है, वो भी सामाजिक जीवन का संपूर्ण एक हिस्सा होता है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। उसके आधार पे भी हम समाज को अच्छे से समझ सकते हैं, केवल व्यवस्था के आधार पे नहीं समझ सकते, इन सबको मिला के समझ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मार्क्स के वर्ग की अवधारणा की प्रस्तावना नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रपोजिशन ऑफ मार्क्स कंसेप्ट ऑफ क्लास? ऑप्शन है वर्गों का अस्तित्व उत्पादन पद्धतियों के विकास से संबंधित है। वर्ग संघर्ष सर्वहारा को पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध ले जाता है। संघर्ष के लिए वर्ग चेतना आवश्यक है। संघर्ष नए वर्गों को उत्पन्न करता है जो सहयोगी सह अस्तित्व में रहेंगे। तो जो मार्क्स ने अवधारणा दी है वर्ग की, उसमें कौन सी नहीं है? तो वर्गों का अस्तित्व उत्पादन पद्धति के विकास से संबंधित ये भी हो सकता है। सर्वहारा जो पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध ले जाता है। संघर्ष के लिए वर्ग चेतना भी आवश्यक होती है, जो नहीं है। वर्ग संघर्ष नए वर्गों को उत्पन्न करता है जो सहयोगी सह अस्तित्व में होंगे। तो मार्क्स ने जब ये माना था कि जब अंतिम वर्ग संघर्ष के बाद कोई शोषक वर्ग नहीं रहेगा, मतलब एक ऐसा समाज आएगा कि जहाँ पे कोई भी शोषक नहीं होगा, तो बल्कि एक ऐसे वर्ग विहीन समाज की वो स्थापना करते हैं। वर्ग विहीन समाज होगा, जब वर्ग संघर्ष खत्म होगा तो वर्ग विहीन समाज होगा, लेकिन वो ऐसी कल्पना नहीं करते हैं कि सहयोगी से अस्तित्व होगा, ऐसी वो उन्होंने कल्पना नहीं की है। मार्क्स की परिकल्पना नहीं है। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें फ्री भी टेस्ट सीरीज़ है। आप अपने आप को चेक करिए कि आप कहाँ कितना क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, और बाकी आप यूट्यूब पे सारी वीडियोस देखें जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की गई है। थैंक यू।